myself Narmesh Sakya and I welcome you all at BTH India Get Success with us। आज की इस क्लास में मैंने जो आपको प्रीवियस क्लास में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए थे जो कि रिवीजन के लिए हेल्पफुल थे। आज की क्लास में उनको आंसर्स को डिस्कस किया जाएगा और देखेंगे कि उन प्रश्नों का किस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हमारा जो रिवीजन क्लास का पहला क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। सो क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट, अ क्लोज्ड इकोनॉमी is an economy is where इसके कुछ ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए था उसमें कि जहाँ पर मनी सप्लाई जो है फुल्ली कंट्रोल होती है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग था कि मनी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है टेक्स प्लेस। ऑप्शन सी ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस। ऑप्शन डी था नीदर इम्पोर्ट नॉर एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस। तो ऑप्शन पे चूज करने से पहले समझते हैं कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी मैंने आपको बताया था कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर ना तो इंपोर्ट किया जाता है ना ही एक्सपोर्ट किया जाता है। एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर ना ही इंपोर्ट किया जाता है ना एक्सपोर्ट किया जाता है इज said टू बी अ क्लोज टाइप ऑफ इकोनॉमी। उस टाइप के इकोनॉमी को हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे। तो अगर देखें तो इसको जो जस्टिफाई करेगा वह ऑप्शन डी करेगा, नीदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक्स प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सही आंसर होगा वह होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा, नीदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक्स प्लेस। और सेकंड क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि था मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी is an economy is where इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगी जहाँ पर, तो मिक्स्ड इकोनॉमी की जाने तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद हो, वह मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाएगी। जहां जो पब्लिक सेक्टर है उस सेक्टर के लिए उस इकोनॉमी की या उस कंट्री की गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को ध्यान में रखते हुए नेसेसरी डिसीजंस लेगी और प्राइवेट सेक्टर को जो डिसीजंस होंगे उस सेक्टर के बिजनेसमैन लेंगे कि प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने के लिए क्या क्या डिसीजंस करेक्ट रहेंगे। तो इंडिया जो है एक मिक्स टाइप इकोनॉमी है। यहाँ पर दोनों ही सेक्टर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी, देयर इज
coexistence of private sector along with public sector। मिक्स्ड इकोनॉमी के ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन बी, जहां प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा, इसमें पूछा गया था एक हमारा प्रोडक्शन था कमोडिटी का जो कि ज़्यादातर नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनाया गया था, उसको हमें पूछा गया था कि वह किस सेक्टर के अंतर्गत इंक्लूड होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोडक्शन of a commodity most through the natural process, जिसका प्रोडक्शन जो है ज़्यादातर नेचुरल प्रोसेस के द्वारा होता है। मोस्ट थ्रू द नेचुरल process is an activity ब्लैंक स्पेस था यहाँ पे और आगे दिया था सेक्टर। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन थे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सी टर्शरी और हमारा जो लास्ट ऑप्शन था वह था ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक ऐसी वस्तु का उत्पादन जिसका ज़्यादातर उत्पादन प्रक्रिया में नेचुरल प्रोसेस यूज किए जाते हैं, वह जो प्रक्रिया है वस्तु के निर्माण की वह कौन से सेक्टर के अंतर्गत आएगी। तो इसके लिए अगर सेक्टर को देखें तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आएगा और एक्टिविटीज related with अर्थ। सेकेंडरी सेक्टर को देखें तो उसमें इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आएंगी। टर्शरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर, इसमें वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन आएगा सर्विस सेक्टर। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखा जाएगा। अगर प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी आगे था नेचुरल प्रोसेस, अगर यहाँ पे नेचुरल प्रोसेस बढ़ रहा है तो यह प्राइमरी सेक्टर की ओर इंडिकेट करता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जो हम जहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं ज़्यादातर पृथ्वी से रिलेटेड होती हैं, जैसे माइनिंग है या हम किसी चीज़ कच्चे माल को पृथ्वी के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्रीकल्चर हमारा खेती है, ज़मीन से जुड़ा है। एक्टिविटी रिलेटेड विद अर्थ, जैसे हमारा माइनिंग हो गया,
तेल हो गया, इस तरीके की एक्टिविटीज हम प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा हमारा प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएगी। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिए गई विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म, नीचे कुछ आपको टर्म दी जाएंगी, उसमें पूछा जाएगा इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन टू और more countries. क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि जो ऑप्शन थे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, उसमें पूछा गया था कि उन दिए गए टर्म में से कौन सा टर्म है जो कि दो देशों के मध्य व्यापार को डिस्क्राइब करता है, बताता है। तो इसके जो ऑप्शन थे वो थे इस तरीके से थे कुछ। ऑप्शन ए था इंटरनल ट्रेड, बी है इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल ट्रेड, सी एक्सटर्नल ट्रेड, ऑप्शन सी एक्सटर्नल ट्रेड, या ऑप्शन डी था लोकल ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग एक ऐसा टर्म जो कि दो देशों के मध्य व्यापार को बताता है, तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा हमारा वह है इंटरनेशनल ट्रेड। हम जानते हैं कि जब भी दो देशों के कंट्री 1 और कंट्री 2 के बीच कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसको हम एज अ इंटरनेशनल ट्रेड जानते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही टर्म जो होगी हमारी वह होगी इंटरनेशनल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा गया था कि एक ऐसी इकोनॉमी जहां कंज्यूमर को सब कुछ अवेलेबल है उसी कंट्री की इकोनॉमिक बॉर्डर के अंदर, और जो गवर्नमेंट है एज अ आर्बिट्रेटर एक्ट करता है, तो उसके लिए सही आंसर देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन which type of economy a consumer gets everything within the economic border and government acts as an arbitrator
इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन थे हमारे ए क्लोज्ड इकोनॉमी, ऑप्शन बी है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सी है ओपन इकोनॉमी, और डी है मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो ये एक ऐसी इकोनॉमी के टाइप की बात कर रहा है कि जहाँ पर जो एक कंज्यूमर है उसको जो उसकी नीड का सभी चीज़ें हैं वह वहाँ की इकोनॉमिक बॉर्डर के अंतर्गत ही उसको अवेलेबल हैं, और जो गवर्नमेंट है एक आर्बिट्रेटर के तौर पे कार्य कर रही है। तो अगर देखें तो ये कहने की एक ऐसी इकोनॉमी की बात करता है जहाँ जो कि ना तो एक्सपोर्ट होता है ना इंपोर्ट होता है, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ ना सामान बाहर भेजा जाता है कंट्री बॉर्डर के, और ना ही वहाँ से मंगाया जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक हमारी जो क्लोज्ड इकोनॉमी है उसको इंडिकेट करता है, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या थी, ना तो इंपोर्ट होगा ना एक्सपोर्ट होगा। अगर देखें तो कंज्यूमर को सब कुछ जब यहीं मिल रहा है तो कह सकते हैं कि इस टाइप की जो इकोनॉमी होगी वह हमारी होगी क्लोज्ड इकोनॉमी। और क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही ऑप्शन जो होगा क्लोज्ड इकोनॉमी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट क्लास में था, आपके रिवीजन के लिए मैंने क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें कि एक ऐसी इकोनॉमी जो कि ओपन इकोनॉमी होगी, उसमें क्वेश्चन था रिगार्डिंग ओपन इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 6 था एन इकोनॉमी इज सेड टू बी एन इकोनॉमी is said to be an open economy, said to be open economy if एक इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी कहा जाएगा यदि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इट हैज ट्रेड, it has trade with other economies, with other economies। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग देखें तो ये कहता है इट हैज़ नो ट्रेड, it has no trade with, it has no trade area, it has no trade area with other economies, with other economies। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ अदर इकोनॉमीज के साथ कोई व्यापार नहीं है, या इट हैज़ बेसिकली इनकॉर्पोरेट्स गवर्नमेंटल इन्वॉल्वमेंट। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग है इट हैज़
basically incorporated government involvement या ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग none of the or none of these, none of these। क्वेश्चन नंबर 6 को पूछा गया था कि एक ओपन इकोनॉमी क्या है। एक ओपन इकोनॉमी किस टाइप की इकोनॉमी है होगी यदि it has trade with other economies, it has no trade area with other economies। अगर ऑप्शन बी को देखें तो ये कहता है कि एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर कोई भी ट्रेड एरिया नहीं है अदर इकोनॉमीज के साथ। अगर कोई भी इकोनॉमी जिसका अदर इकोनॉमीज के साथ कोई लेना देना नहीं होता है तो उसको तो हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहेंगे। तो ये तो बताता है अगर ये कंडीशन होती है कहीं पर तो वह क्लोज्ड इकोनॉमी को डिस्क्राइब करेगा। इट हैज बेसिकली इनकॉर्पोरेट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है या हद से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हम कह सकते हैं कि वह कमांड इकोनॉमी के टाइप होगी। और ऑप्शन डी तो कह ही रहा है कि ऊपर दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं, लेकिन ओपन इकोनॉमी इट हैज़ ट्रेड विद अदर इकोनॉमी, इसके लिए जो सही आंसर है वह ये ओपन इकोनॉमी को डिस्क्राइब करता है। एक ऐसी इकोनॉमी, ये इकोनॉमी के टाइप है जहाँ इंपोर्ट भी हो रहा है अदर कंट्रीज के साथ, हम अदर कंट्री से इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उसको ओपन इकोनॉमी की कैटेगरी में रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, इट हैज़ ट्रेड विद अदर इकोनॉमीज। अगर किसी इकोनॉमी में अदर इकोनॉमी के साथ ट्रेड एरिया है तो वह एक ओपन इकोनॉमी का टाइप होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 था वह एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए थे और पूछा गया था कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि इस तरह है। कुछ डायरेक्शन थे, इसके लिए पहले बोर्ड लिखती हूँ मैं। कंसीडर द फॉलोइंग statements regarding secondary sector। इसमें क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है 7 कि सेकेंडरी सेक्टर को नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उनको ध्यान में रखते हुए हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बनेंगे। तो स्टेटमेंट 1 है हमारा, मोस्ट इकोनॉमीज in their process of development, ज़्यादातर इकोनॉमीज में उनके प्रगति के दौरान जो विकास के लिए प्रगति है, जो हमारी प्रक्रिया है उसमें go through the
go through the middle phase where the secondary sector becomes the largest sector of the economy. स्टेटमेंट सेकंड है हमारा, इंडिया इज एन एक्सेप्शन. इंडिया इज एन एक्सेप्शन. इंडिया एक अपवाद है. where we have directly move. ये कह रहा है कि इंडिया एक अपवाद है जहां पर हम where we have directly moved to service sector development. Service sector development without कि इंडिया एक ऐसी एग्जाम्पल है हमारा कि जहां हम अपने सर्विस सेक्टर की डेवलपमेंट में आगे बढ़ गए हैं विदाउट, जहां हमने फर्स्ट इम्प्रूविंग द मैन्युफैक्चरिंग, manufacturing capabilities. ये हमारे दो स्टेटमेंट है और हमसे पूछा गया था इसमें किन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है. तो अगर एनालिसिस करें अपने स्टेटमेंट को तो ये कह रहा है पहले स्टेटमेंट में मोस्ट इकोनॉमीज, ज़्यादातर इकोनॉमीज इन देयर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, अपने विकास प्रक्रिया में गो थ्रू द मिडिल फेज, वह अपने एक मिडिल फेज से गुजरती हैं. वेयर द सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पर उस प्रक्रिया में सेकेंडरी सेक्टर बिकम द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं करेक्ट है, क्योंकि पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा हमारा था सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड था टर्शरी सेक्टर. अगर किसी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रही है या डेवलप कर रही है तो वह प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में जाएगी और सेकेंडरी सेक्टर से वह जाएगी टर्शरी सेक्टर में. अगर देखते हैं अगर कोई भी इकोनॉमी हमारी डेवलप कर रही है तो वह प्राइमरी सेक्टर से मूव करके सेकेंडरी सेक्टर में जाएगी और वह अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में मिडिल फेज में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हैं उनको बहुत ज़्यादा हद तक इम्प्रूव करके बेटर करेगी. तो अगर देखें तो यह हमारा स्टेटमेंट 1 जो है पूरी तरीके से करेक्ट है. अब सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया इज एन एक्सेप्शन, भारत देश जो है हमारा वह एक अपवाद है. वेयर, जहाँ वी हैव डायरेक्टली मूव टू सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट. इस इंडिया को देखें तो जो हमारा देश है वह डायरेक्टली जो है सर्विस सेक्टर में मूव कर गया है विदाउट फर्स्ट इम्प्रूविंग द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज.
तो कहीं ना कहीं ये बात पे इंडिया की रिगार्डिंग जो है सही है, जस्टिफाई करती है कि हमने जो है सीधे सर्विस सेक्टर में जंप किया है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव किए बगैर। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं और इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा हमारा वह होगा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ें तो सिर्फ 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको जल्दी से सॉल्व करते हैं और सेशन को अपना कंक्लूड करते हैं, क्योंकि रिवीजन क्लास में जो थे मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए थे और मैंने बोला था कि इनकी सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। तो ये आज उसी के आगे का पार्ट है, सॉल्यूशन क्लास है। तो इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और अपना रिवीजन करके अपनी स्टडी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें भी 2 स्टेटमेंट होंगे और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग statements regarding macroeconomics हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए थे और वह थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। स्टेटमेंट 1 है, इट इज concerned with the overall economy works स्टेटमेंट सेकंड है, it studies gross domestic product and inflation। इसमें बताना है कौन सा करेक्ट होगा। which statement is or are true। ऑप्शन कुछ इस प्रकार थे, ओनली 1, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ओनली 2, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 and 2 एंड लास्ट है ऑप्शन डी, neither 1 nor statement true is true। तो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको देखते हुए बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है। तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच डिफरेंस क्या है। तो देखते हैं, एक साइड रखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स
सेकंड है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी छोटे स्तर पर। अगर इसका माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो यहाँ पे इंडिविजुअल को लेकर हम अपनी स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल का मतलब हमने कोई इंडिविजुअल कंपनी ले ली, किसी इंडिविजुअल की इनकम ले ली, हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को, इंडिविजुअल कंपनी को या कोई भी एक एंटिटी लेकर कोई भी स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर करते हैं कि एक पर्सन को ध्यान में रखते हुए उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे इकोनॉमिक्स को ध्यान में रखते हुए, तो वह माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इसमें एज अ होल स्टडी हम करते हैं, यानी एक ब्रॉड लेवल पे स्टडी करेंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया था जीडीपी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल इनकम हो गया। तो एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे हम ब्रॉड लेवल पे स्टडी करते हैं, उनको चीज़ों को समझते हैं कि किस चीज़ का इम्पैक्ट क्या होगा, क्या बेनिफिशियरी रहेगा, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, तो वह मैक्रो इकोनॉमिक्स में है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अगर इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो इट इज़ कंसर्न विद द ओवरऑल इकोनॉमी वर्क, तो ये हमारा करेक्ट है, ये ओवरऑल इकोनॉमिक्स के ऊपर वर्क करता है। इट स्टडीज द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इन्फ्लेशन, तो ये करेक्ट भी है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज आर ट्रू। इस क्वेश्चन के लिए दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं ट्रू हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज रिकॉग्नाइज्ड एज नॉलेज सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी is recognized as knowledge sector। नॉलेज सेक्टर, इसके लिए ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए कहता है क्विनरी सेक्टर होगा, ऑप्शन बी कहता है कि यह है टर्सरी सेक्टर होगा, टर्सरी सेक्टर होगा, या ऑप्शन सी है यह सर्विस सेक्टर होगा, या ये है क्वाटरनरी सेक्टर होगा। तो इसका अगर आंसर देखें तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको मैंने डायरेक्टली बताया था अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में। तो नॉलेज सेक्टर को इसमें पूछा गया है, तो इसका सही आंसर जो होगा वह है क्वाटरनरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज नॉलेज सेक्टर। हम क्वाटरनरी सेक्टर को एज अ नॉलेज सेक्टर भी जानते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 था, एक ब्लैंक स्पेस था क्वेश्चन के शुरुआत में ही।
is a branch of economics, which studies एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच जो कि अध्ययन करती है, विच स्टडीज हाउ, कि कैसे, हाउ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी is a branch of economics which studies how information and information technology influence the economy. कि एक इकोनॉमिक्स की ऐसी शाखा जो बताती है कि कैसे सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं। तो वह कौन सी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है? तो ऑप्शन ए थे इसके लिए एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग यह है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। या ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका अगर गौर से करें, ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और एक काफ़ी इजी टाइप का क्वेश्चन है। लो स्टैंडर्ड नहीं कह सकते क्योंकि क्वेश्चन होता है। फिर भी देखें तो इसमें पूछा गया है इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टडी कैसे करते हैं हम, जो कि हमें बताए कि किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करेगा, उसके बारे में बताता है। तो उसकी ब्रांच पूछी गई है तो एनवायरनमेंट इसका आंसर नहीं होगा, डेवलपमेंट भी नहीं होगा, बिहेवियर भी नहीं होगा। इसके जो सही आंसर होगा वो इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच वेयर वी स्टडीज हाउ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। कि इसमें जो ब्रांच की इकोनॉमिक्स की ब्रांच है, शाखा है, उसमें हम स्टडी करते हैं, हम अध्ययन करते हैं कि कैसे सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी हमारे इकोनॉमी को या अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो यह था आज के पिछले क्वेश्चन के जो पुराना सेशन था हमारा रिवीजन सेशन, उसके 10 क्वेश्चन जिनको आज हमने सॉल्व किया और डिस्कस किया। आई होप दिस सेशन हेल्प यू इन योर स्टडीज। So this is all from my side. Keep hard work, do your best and achieve your dreams. Take care. Bye bye.